हेलो बच्चों, इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बेहद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जो कि होगा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हम देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन दोनों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग फॉर्म्स में कैसे बदला जाता है। साथ ही इनके ऊपर बेस्ड कुछ मजेदार क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों ही क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएं। तो तैयार हो जाइए और इन सारे कंसेप्ट्स को डॉक्टर पूजा यादव के साथ स्टडी कीजिए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, लास्ट लेक्चर या उससे शायद लास्ट लेक्चर जहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में आपको बताया था, वहां पे मैंने कुछ चीजें आपको उस प्लेन के बारे में बताई थी। तो वहां पे मैंने आर्गुमेंट का थोड़ा जिक्र किया था, यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक एक्स वाई प्लेन होता है। मैंने वहां पे बताया था एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहां पर मैंने बताया था कि हर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हो, तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अगर आपके पास गिवन है तो हर पॉइंट को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और जब एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है तो इस एक्स वाई प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम देते हैं। ये बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स प्लेन या हम कह देते हैं इसको आर्गन प्लेन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जहां पर ये जो पॉइंट है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से अटैच है एक लाइन से, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, और जहां पे ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस है वो हमने बताई थी कि मोड ऑफ जेड है, जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, जिसका जो ये परपेंडिकुलर है ये हमारा बी लेंथ का होता है, और जो इसका बेस है वो हमारा ए लेंथ का होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एंगल होता है जो थीटा, इसको मैंने कहा था कि ये जो एंगल थीटा है ये आपका क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट या आप इसको एम्पलीट्यूड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ARG या AMP। ठीक है, कुछ बुक्स में ये आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखा भी आ सकता है, ये एम्पलीट्यूड की फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, तो ये जो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ है, ये आपका निकल के आता है tan इनवर्स B/A। ठीक है, और ये फॉर्मूला निकालने का होता है, इसी को हम आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहते हैं। आर्गुमेंट का मतलब यही होता है कि एक्स एक्सिस के साथ उस कॉम्प्लेक्स नंबर से ओरिजिन तक ज्वाइन होने वाली लाइन क्या एंगल फॉर्म कर रही है। या तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है उसको आपका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे एक चीज और भी आ जाती है, बच्चे के माइंड में ना ये क्लिक हो रहा होगा कि एक्स एक्सिस से ये भी एंगल बन रहा है इस लाइन का, और जो इधर वाला जो एंगल है ये भी तो बन रहा है, ये भी तो एक्स एक्सिस है, और इसके साथ ये वाला एंगल भी तो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये क्या होती है कि आर्गुमेंट उसको कहते हैं जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा हो। ठीक है, ना कि नेगेटिव के साथ। ओके, तो आप मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको आर्गुमेंट बोलेंगे, ना कि नेगेटिव वाले के साथ। क्योंकि अगर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है और डेफिनेशन अगर यही हो रखी है कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो आप तो इसको भी जो आर्गुमेंट कहोगे, कोई इसको आर्गुमेंट कहेगा, कोई इसको आर्गुमेंट कहेगा, है ना। तो कोई भी डेफिनेशन जो होती है उसको प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होने के लिए, ताकि सबका आंसर सेम आए। अब यहाँ पे तो अगर मैं इतनी ही डेफिनेशन की बात करूं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको आर्गुमेंट कहते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ बच्चे इसको एंगल बताएंगे, कुछ बच्चे इसको बताएंगे, और आंसर तो डेफिनेशन के हिसाब से दोनों का ही सही है।
लेकिन आंसर तो एक ही आएगा ना। तो इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है उसको आप आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना, जो है ये डेफिनेशन आपको पता चल गई है। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो और हाँ, ये जो आर्गुमेंट होता है, एक मिनट, ये जो आर्गुमेंट होता है, ये आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, और जब ये आर्गुमेंट इसके बीच में लाई करता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, जब ये एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, माइनस पाई का मतलब ये जो है डायरेक्शन उल्टी। ठीक है, यहां से जो है ये डायरेक्शन इस तरीके से चलेगी। ठीक है, और पाई तक वापस यहां तक जाएगी। ठीक है, ये पूरा कवर होके ये पाई, तो माइनस पाई यहां से लेके और पाई। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो इस तरीके से जब डिफाइंड होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा, तो इसको आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्योंकि ये जो है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बताया था कि जब पॉइंट आपका रोटेशन बदलता जाएगा तो एंगल आपका बढ़ेगा भी। ठीक है, तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही नहीं, और भी बढ़ा हुआ एंगल आ सकता है, तो उसको हम सिंपली आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो वही कहलाएगा जो माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा, कि शुरुआती तौर पर वो उस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बाद में रोटेशन होके वो कितना एंगल बढ़ाते जा रहा है, उससे मैटर नहीं करता उसका। ठीक है, तो शुरुआती तौर पे जो बनाता है उसको हम ये कहते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, और वो होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बात आ गई। अब बात आती है कि इसकी जनरल फॉर्म। एक इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म कैसे होती है, जनरल फॉर्म किस तरीके से निकाली जाती है, एक अल्फा, मैं अब इसको थीटा की जगह पे मैं इसको एक अल्फा नाम दे रही हूं, जहां पे मैं कह रही हूं कि tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b बाई ए। देखो यहां पे मोड नहीं लगाया हुआ, तो इसका मतलब b बाई ए है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे मोड लगाने के बाद tan इनवर्स के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और वो पॉजिटिव रहेगी तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा आपका 0 से और 90 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि tan इनवर्स ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव tan कब देता है, जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। आपको इसका ग्राफ याद होगा, जब मैंने ग्राफ आपको बताया था तो ये इसके पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 था, और ये वाली जो लाइन थी ये आपकी पाई बाई 2 की लाइन थी, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आ रहा था, ये इस तरीके से। तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये ऊपर दिखाई देगा, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू लेगा। नेगेटिव वैल्यू कब लेगा, जब माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा जो है वो इसके बीच में लाई करेगा, मतलब अल्फा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल की फॉर्म में आएगा। और अल्फा जो है, अल्फा आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कब प्रोवाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, ये जो अल्फा है ये जनरल फॉर्मूला होता है इसका, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, ये आर्गुमेंट नहीं है, ये जस्ट एक एंगल बताएगा जो एक्यूट एंगल की फॉर्म में आएगा पॉजिटिव वैल्यू लेने के बाद, क्योंकि आपको tan की 0 से पाई बाई 2 के बीच की जो वैल्यू है वो आपको क्लियरली थोड़ी सी दिखाई दे जाएगी, जिसको आप यहाँ पे अप्लाई करके आप अल्फा की फॉर्म में एंगल को निकाल लाओगे। ये वो जो है यहाँ पे जो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव बाहर किस तरीके से लिया जाएगा, tan की वैल्यू नेगेटिव कब देगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इससे आप आर्गुमेंट कैसे निकालोगे ये अभी मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, और उसमें आप खुद देखोगे कि हाँ उससे हमें फायदा हुआ, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक्यूट एंगल निकल के आता है, जनरल फॉर्मूला होता है जहां पे tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को लेके तब निकाला जाता है। तो ये एंगल निकलने के बाद का जो काम होता है ये डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उससे आपका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकल के आता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि डिफरेंट जो आपका क्वाड्रेंट है उसके ऊपर ये किस तरीके से वैल्यू चेंज करेगा और क्यों चेंज करेगा।
ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर लाई करता है, देन आपका जो आपका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या रहेगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो एक बात तो श्योर है कि ए और बी 0 से बड़े होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो ए की वैल्यू है, एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो एक्स और वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो दोनों वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होंगी। तो एक बात जाहिर है, जो अल्फा आप निकालोगे tan इनवर्स बी बाई मोड ऑफ बी बाई ए जो आपका निकलेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा बी बाई ए, चाहे आप उसके ऊपर मोड लगाओ या ना लगाओ। तो यहाँ पे जो है, यहां से जो अल्फा निकल के आएगा वही आपका थीटा हो जाएगा, मतलब वही आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब भी लाई करेगा तो थीटा और अल्फा दोनों ही आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं अब दूसरी, इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते ही ये आपका जेड है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस अल्टा बी। अब आपको ये बात पता है कि जेड के अंदर जो है, जो ए है वो तो आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है, अब ये ए इधर आ जाएगा, तो ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव और बी आपका ऊपर की तरफ और वाई आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ए तो हो जाएगा नेगेटिव और बी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से जो आपका एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका ये वाला एंगल रहेगा, तो थीटा आपका ये है, ठीक है, क्लियर है। अब जो अल्फा जो निकल के आएगा वो आएगा tan इनवर्स मोड ऑफ बी बाई ए, ठीक है। बी आपका पॉजिटिव है लेकिन ए आपका नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन मोड की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो अल्फा जो है, ये जो एंगल बता रहा है, ये एंगल बनेगा ये वाला एंगल। अल्फा क्या होता है कि जो आपका एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल, अब एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये 90 से ऊपर चला गया है, 90 तो यहां तक था, 90 के अंदर भी कुछ ऐड हो गया है, तो ये तो 90 से ऊपर चला गया, ये एक्यूट एंगल तो नहीं है। तो एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये आपका 90 से छोटा एंगल मिलेगा अल्फा, तो ये आपका यहाँ पे अल्फा डिफाइंड है, कब, जब आपका जेड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब आपको ये बात पता चल गई, यहां से जो अल्फा निकल के आएगा, यहां से हमें ये पता चल गया जो थीटा है, जो कि आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर पॉइंट लाई करेगा, तो वो कैसे निकल के आएगा, अल्फा तो आपने यहां से निकाल लिया पॉजिटिव वैल्यू करके, और अल्फा आपने यहां से निकाल लिया, और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बनेगा, पाई, पाई मतलब यहां से लेके और यहां तक का एंगल पाई, पाई में से अगर इस अल्फा को आप माइनस कर दो तो ये थीटा निकल के आ जाएगा, क्लियर है। दोबारा सुन लीजिए, यहां से लेके और यहां तक का जो एंगल है वो आपका पाई एंगल है, 180 एंगल है, ठीक है। पूरा 360 होता है तो हाफ कितना हुआ, 180 एंगल है, 180 में से, पाई में से अगर आपने ये अल्फा वाला एंगल अगर आप निकाल दो तो सिर्फ यही वाला एंगल नहीं बच जाएगा जो थीटा है, ये वाला एंगल, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या आ जाएगा, पाई में से अल्फा जो एंगल निकल के आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पाई में से अल्फा एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया है ग्राफिकली, कि ये वाला एंगल अल्फा बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई करता है, पाई में से जब इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है ये निकल के आ जाएगा, और वही आपका एम्पलीट्यूड होता है उस पॉइंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये निकल के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इफ जो जेड है वो लाई करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब आपका क्या आ गया, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही पॉइंट जाएगा, यहां पे चला गया आपका जेड आपका ए प्लस अल्टा बी है, ठीक है, ये पॉइंट चला गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ए एक्स एक्सिस की तरफ भी वैल्यू नेगेटिव ले रहा है, वाई की तरफ भी वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से, ये ओरिजिन से ये अटैच हो गया, और एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा, अब ये एंगल यहां से लेके और यहां तक का एंगल आएगा, ठीक है, ये आपका थीटा कहलाएगा, क्लियर है। ये एंगल आ गया, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ये थीटा। अब ये जो पॉइंट है, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
ये जो पॉइंट है ये यहां से जो है ये थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, करेक्ट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहां से ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है और ये वाला एंगल भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है। तो हम कौन से एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लें, ये आपके माइंड में ये क्लियर हो रहा होगा और क्लिक भी हो रहा होगा कि यार दोनों ही पॉइंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं, दोनों ही एंगल। तो फिर हम जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट लाई करें तो हम इन दोनों में से कौन से एंगल को आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहें इस पॉइंट का, ठीक है। तो किसको कहोगे, इसको, नीचे वाले को, इसको आप जो है वो थीटा कंसिडर करोगे। क्यों, देखो अगर आपने इसको थीटा कंसिडर किया तो एक बात ध्यान से देखो, यहां 0 से चले आप, ये पाई और पाई में भी कुछ ऐड कर लिया, मतलब वो पाई से बड़ा चला गया, लेकिन आर्गुमेंट जो है वो किसके बीच में लाई करता है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। तो आप ये वाला जो एंगल है इसे कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, इसे नहीं लेना है। तो किसको लेना है, नीचे वाले एंगल को। और क्योंकि ये वो वाला जो एंगल है ये डायरेक्शन आपकी दूसरी दिखा रहा है, कौन सी, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप लेते हो तो एंगल क्या है, नेगेटिव की फॉर्म में आता है। तो ये एंगल कितना बनेगा, माइनस थीटा, ठीक है। आर्गुमेंट का जो एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा, माइनस थीटा कहलाएगा। तो जेड जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो आपका जो अल्फा है, अब यहां देखो जो अल्फा है, अल्फा तो आपका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है, एक्यूट एंगल। और एक्स एक्सिस के साथ अब यहां पे मैंने आपको बता दिया, एक तो ये एंगल होता है, ये एक्यूट से बाहर चला गया, ये वाला है ये भी एक्यूट से बाहर चला गया, क्योंकि 90 तो यहां तक बनेगा और फिर उसके बाद और भी ऐड हो रहा है, तो ये भी एक्यूट से बाहर चला गया। तो जो अल्फा है वो आपका कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका इस टाइम पे अल्फा है, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट का, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, यहां से लेके और यहां तक का जो एंगल है वो आपका कितना है, पाई। और पाई में से ये पॉजिटिव एंगल जब आप सब्ट्रैक्ट करो, पाई तो ये कंप्लीट हो गया, नीचे की तरफ जैसे ऊपर की तरफ पाई होता है वैसे नीचे की तरफ वाला भी हाफ जो पोर्शन होता है वो पाई एंगल होता है। तो पाई एंगल में से ये वाला जो एंगल है ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस अल्फा, तो आपका कौन सा एंगल बच गया, ये वाला एंगल बच गया। और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, माइनस थीटा के इक्वल, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गई है इसकी वजह से ये माइनस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आपका एम्पलीट्यूड जो थीटा है वो क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा माइनस पाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो है वो एंगल आपका जो निकल के आएगा वो अल्फा माइनस पाई, मतलब ये नेगेटिव एंगल निकल के आएगा, क्योंकि अल्फा तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, और उसमें से पाई वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो छोटी में से जब सब्ट्रैक्ट करते हो बड़ी वैल्यू तो थीटा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो थीटा यहाँ पे जो है वो आपका नेगेटिव निकल के आएगा, कब, जब पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब सेम कहानी अब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये अब हम ले लेते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे लाई कर दिया, तो आपका जेड क्या है यहाँ पे a प्लस आयोटा बी, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो एंगल है वो आपका इस तरीके से ये बन गया, ठीक है, ये वाला एंगल बन गया। अब आपका एक्स एक्सिस के साथ ये वाला पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे जो है जो अल्फा है वो आपका क्या आएगा, tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। अब ये तो फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो थीटा है, थीटा यहाँ पे फिर से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, जब डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले रहे हो तो थीटा पॉजिटिव में ले रहे हो, जब डायरेक्शन नीचे की तरफ जब नेगेटिव की फॉर्म में आ गई है तो ये क्या होगा, माइनस थीटा। और यही एंगल क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल की फॉर्म करेगा, तो यही एंगल किसके इक्वल है, अल्फा के, अल्फा के इक्वल। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जो है माइनस अल्फा के इक्वल रहेगा, कब, जब आपका एंगल कहां पर जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो ये जो थीटा है ये आपका माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको हर चीज क्लियर हुई होगी कि फर्स्ट में जब रहेगा तो ये जो आपका अल्फा है और जो थीटा है आर्गुमेंट वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। जब सेकंड में है तो आप पाई में से इस अल्फा को माइनस करोगे तभी आपका एंगल निकल के आएगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा तो आपका थीटा क्या निकल के आएगा, पाई माइनस अल्फा। जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसकी वजह से जो आपका थीटा है वो आपका निकल के आएगा अल्फा माइनस पाई, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, ठीक है। जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा तो जो आपका थीटा है जो अल्फा निकल के आएगा उसके साथ में नेगेटिव साइन लगा देना, तो वो आपका थीटा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
दो वैल्यूज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने दिए गए हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, इजी है, कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन बस आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा जो जेड है वो है 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो मॉडुलस तो हमें पता है, मोड ऑफ जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और वो क्या होता है 2, ठीक है। तो मॉडुलस आपका आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ देख के आपको पहले तो अल्फा निकालना है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बाद में देखेंगे, पहले हम अल्फा निकालेंगे। मोड ऑफ बी मतलब रूट 3 और ए मतलब 1, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स रूट 3, और रूट 3 tan में कब लेता है, tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 3, ठीक है। tan 60 जो होता है, पाई बाई 3 क्या होता है 60, 180 ओवर 3 60, तो tan ऑफ 60 जो है रूट 3 होता है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको वैल्यूज अच्छे से पता है, 10th क्लास से आप सीख के आए हो, आज की वैल्यूज नहीं है ये, तो आपको पता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan और tan इनवर्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 3। तो यहाँ पे अल्फा आपकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। एक्यूट एंगल आपका निकल के आ गया। अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, हमें एक्यूट एंगल नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें पॉइंट का क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है कि जो वैल्यूज हैं ए और बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ए जो है वो आपका 1 है, और बी जो है वो आपका क्या है रूट थ्री 1 से मतलब बड़ा, तो रूट 3 यहाँ पे मिलेगा और 1 ये, तो मतलब पॉइंट जो है ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका क्या है 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये पॉइंट है। तो यहां से जो है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये मॉडुलस, मोड क्या बताता है, ओरिजिन से आपके उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी 2, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी है 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें ये पता है कि जो थीटा होता है वो आपका अल्फा के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे जो है थीटा आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 3 ही हो जाएगा, और यही आपका क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 कितना है पाई बाई 3, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस रूट 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो जेड है इसका मॉडुलस जेड निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 3 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर 1 रूट 4, क्या आया 2 वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स मोड ऑफ बी क्या है -1 और ए क्या है -√3, ठीक है। माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, और ना भी हो तो भी बाहर मॉडुलस लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 tan इनवर्स में कब होता है tan ऑफ पाई बाई 6, ठीक है। tan इनवर्स tan जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो अल्फा है वो आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 6। अल्फा तो निकल के आ गया, अब हमें क्या निकालना है थीटा, आर्गुमेंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपको अच्छे से पता है कि इसका एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है -√3, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक मिनट में इसको रब कर देते हैं ताकि ये आपको दिख जाए, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका रहेगा यहाँ पे -1, और ये क्या है -√3, तो -√3 समथिंग यहाँ पर आएगा, और y का कोऑर्डिनेट आपका क्या है -1, तो -1 आपका कुछ यहाँ पर रहेगा, ये आपका -1 है, तो ये जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ समथिंग यहाँ पे लाई करेगा -√3 माइनस आयोटा, ये आपका पॉइंट है। ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है, वो कितनी है 2, मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया था 2, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी 2, और एंगल क्योंकि ये क्या है ये अल्फा कौन सा होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये वाला है आपका अल्फा, ठीक है, जो कि है पाई बाई 3, ठीक है। अब जो आपका जो ये थीटा होता है, थीटा कौन सा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका आर्गुमेंट, ये आपका है थीटा, जो कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या आता है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल है पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा क्या है पाई बाई 6, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 5 पाई बाई 6, तो यहां से आपका जो थीटा है वो क्या आएगा -5 पाई 6, ये आपका आर्गुमेंट आ गया, इसका -√3 माइनस आयोटा का।
ठीक है, देखो अल्फा पाई बाई 6 निकल के आया था और आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या आया, -5 पाई बाई 6। अब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर दोनों वैल्यू हो, अगर आपको पता नहीं है, ध्यान में नहीं है ढंग से, तो आप क्या करोगे, इसी को ही मान लो आपने ये बी बाई ए का जो फॉर्मूला है ये आपने नहीं लगाया, ठीक है, आपने डायरेक्टली लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस इज दिस, ठीक है, ये मान लो आपने लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे ही आप 1/√3 करोगे, आपका जो थीटा है वो क्या निकल के आएगा, पाई बाई 6। आप करके देखो खुद, ये थीटा जो है, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, आपने थीटा जो है वो लिया सिर्फ सिंपली tan इनवर्स b बाई ए, तो -1 -√3, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल कर दोगे, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, ये आपका tan पाई बाई 6, यहां से आपका थीटा जो है वो आ जाएगा पाई बाई 6। मान लो आपको क्वाड्रेंट्स वाली नॉलेज नहीं है, आपको जनरल फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है, बस आपको इतना पता है कि एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आप एम्पलीट्यूड किसको कहोगे, पाई बाई 6, तो बट एम्पलीट्यूड पाई बाई 6 नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो अल्फा का जो ये मेथड है ये आपको क्वाड्रेंट्स की नॉलेज लेके आपको हेल्प करेगा कि एम्पलीट्यूड एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली निकालने बैठोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, ये पाई बाई 6 जो है ये गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वैल्यू ये ना होके आपकी वो वाली वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑफ इसका जो क्वाड्रेंट है वो डिफरेंट हो गया है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत रही होगी। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप कीजिए और ग्राफिकली जरूर कीजिए। जब तक आपके एग्जाम टाइम नहीं आता, मैं मानती हूँ एग्जाम टाइम में आपका जो ग्राफिकली उसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास, लेकिन जब आपके पास टाइम है तो उस टाइम इन चीजों को जब आप ग्राफिकली देख सकते हो तो ग्राफिकली प्लॉट करके उनको जरूर देखने की कोशिश करो, उन पे प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी नॉलेज और अच्छी हो और आपको क्लियर हो चीजें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इन चीजों का ध्यान में नहीं आता है कि क्या था, लेकिन अगर ग्राफिकली किया हुआ है तो आपको अच्छे से माइंड में क्लियर भी हो जाता है और क्लिक भी हो जाती हैं जब आप एग्जाम में जब काम करते हो, क्योंकि ये अगर किया हुआ है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो जो है वो एंगल तो नहीं निकल के आएगा, तो देखना पड़ेगा फिर, तो फिर आप ये गलत आंसर नहीं लगाओगे, ठीक है, गेट माई पॉइंट, ओके। अब बात करेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से आप उसको वेक्टर फॉर्म में भी बता सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आपने हर पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में किया था कि ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। तो अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है तो अभी तक आपने दो तीन चीजों के बारे में आप पता कर चुके हो कि भाई ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो मॉडुलस ऑफ जेड बता देता है, ठीक है, जो कि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी अभी आपने आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को भी पढ़ लिया है कि भाई उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो आपका आर्गुमेंट बता देता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बता देता है। और किसी भी पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में होने के लिए इन्हीं दो तीन चीजों की ही जरूरत होती है, बस उसे उसका ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये हमें पता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ए है, और जो वाई एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो आपकी बी है, ठीक है। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए मैंने इसको ओ कह दिया और इसको पॉइंट को पी कह दिया, तो मैं ओ पी वेक्टर जो है उसको मैं क्या कहूंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर कितने डिस्टेंस पर है ए आई कैप प्लस वाई एक्सिस के ऊपर बी जे कैप, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर से वेक्टर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इस वेक्टर के बारे में मुझे क्या क्या मालूम होनी चाहिए कि डिस्टेंस ओपी की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो मुझे मालूम होनी चाहिए, और वो मुझे उसका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बता देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर था बस ओनली। हमें अब पता क्या करना है कि ओपी वेक्टर जो बना हुआ है उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ कौन बता देगा,
क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर की अपनी एक लेंथ भी तो होगी, तो लेंथ कौन बता देगा? ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस है, जो किससे मेजर करते हैं? मॉडुलस से। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मॉडुलस से जो हम मेजर करते हैं वो इसकी डिस्टेंस बता देगा। ठीक है, हमारा काम हो गया, हमें डिस्टेंस भी पता चल गई। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो ओपी वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो वो हमारा थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा हमें पता है कॉम्प्लेक्स के अंदर आर्गुमेंट बता देगा। ठीक है, एक वेक्टर होने के लिए हमें यही नहीं चीजों बातों का पता होना चाहिए, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आ गई, उसकी डिस्टेंस भी आ गई और उसका एंगल भी बता दिया। किसने बता दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर ने बता दिया, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ के आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स से वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो जाता है, और जब हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, जिसको आप एक्स वाई प्लेन भी कंसीडर करते हो, इसको क्या, कौन सा प्लेन कंसीडर कर लिया जाता है? गॉसियन प्लेन कंसीडर किया जाता है। गॉसियन प्लेन, तो गॉसियन प्लेन कब किया जाता है? जब हर पॉइंट को एक वेक्टर की फॉर्म दे दी जाती है। ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि एक्स वाई प्लेन जो है कब किया जाता है? जब हर पॉइंट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे एक्स और वाई का की वैल्यू आपको मिले और ऑर्डर्ड फॉर्म में एक्स और वाई इस तरीके से मिले आपको, हर पॉइंट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको एक्स वाई प्लेन या हम 2 डायमेंशन या फिर हम सिंपली प्लेन कहते हैं। ठीक है, जब हमारा ये जो है ये चेंज होके जब हर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए, तो हम फिर इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन का नाम दे देते हैं। जब हर पॉइंट आपका वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने लग जाए और वेक्टर की फॉर्म की प्रॉब्लम्स डील होने लग जाए, तब आप इसको गॉसियन प्लेन कंसीडर करते हो। और मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था कि हर जो प्लेन है वो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक्स वाई प्लेन या 2 डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे कंसीडर किया जाएगा, और उसके 2 डायमेंशन में जो भी फॉर्मूले होंगे वो उसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे और उससे प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा। जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगी तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन ट्रीट किया जाएगा, और फिर उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो भी जो फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल होंगे उनको अप्लाई किया जाएगा और उनसे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला जाएगा। जब वेक्टर फॉर्म में होगी कोई प्रॉब्लम तो हम इस प्लेन को गॉसियन प्लेन की कंसीडर करेंगे, और फिर उसके ऊपर जो जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल होंगी उनका हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसमें जो वेक्टर फॉर्म में आते हैं तो उसमें डायरेक्शंस भी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, ये बाद में आप जो वेक्टर्स के चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बताई जाएंगे आपको। ठीक है, अब फिलहाल आपके लिए इतनी ही बातें सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन की। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन जो है, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आयोटा 2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इसे जो है वो क्या बनाना है? वेक्टर की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ओपी जो वेक्टर है वो आपका क्या बन जाएगा? -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आई कैप और जे कैप आपकी डायरेक्शंस को बताते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस के ऊपर है ये पॉइंट, ये वेक्टर इतनी डिस्टेंस ले रहा है, और जे कैप मतलब वाई की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन के अंदर ये 2 यूनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर हो गया। वेक्टर हो गया, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा? tan इनवर्स बी, बी मतलब पहले तो हम क्या निकालेंगे? अल्फा मोड ऑफ बी, बी क्या है? 2 -3, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब ये देखना पड़ेगा कि 2/3 जो है वो tan के किस एंगल के ऊपर रहेगा। मान लो वट एवर कोई भी एंगल है, हमने ये मान लिया कि वो कुछ अल्फा बीटा एंगल मान लेते हैं, तो अल्फा जो है वो बीटा एंगल के इक्वल आ गया, और बीटा जो है वो आपको पता है, अब जो बीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो बीटा जो एंगल है वो यहाँ आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो जेड है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। एक्स एक्सिस में -3, तो -3 आपका इधर आ जाएगा, और वाई में 2, वाई में मतलब ऊपर 2, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो आपका जो थीटा है, जो कि आर्गुमेंट ऑफ
जेड होगा वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस ये जो एंगल निकल के आया था बीटा, या अल्फा कह दो इसको, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस बना रहा है, तो वो एंगल क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई बीटा, ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करेंगे पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म पढ़ने के लिए, पोलर फॉर्म को जो है ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्म भी बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्म, कि ट्रिग्नोमेट्रिकली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b का, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस बताता है, और एंगल जो होता है वो थीटा फॉर्म करता है, और ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल टाइप में बन जाती है, ठीक है। तो यहां से जो है आपको ये पता है कि कोस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है आपका a, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका मोड ऑफ जेड, ठीक है। मैं पूरा फॉर्मूला लिखने की बजाय मैंने आपको मोड ऑफ जेड के फॉर्म में लिख दिया ताकि शॉर्टली हमें समझ में आ जाए। तो यहां से हमारी जो ए की वैल्यू है वो यहां से क्या निकल के आएगी, मोड ऑफ जेड कोस ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये पता है कि साइन ऑफ थीटा है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बी, हाइपोटेन्यूज क्या है मोड ऑफ जेड। तो यहां से जो है आपकी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ जेड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब आपका जो जेड होता है, जेड आपका क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट का होता है, हमें इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली या फिर पोलर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, और बी की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे जेड आपका क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड, ए की वैल्यू कोस ऑफ थीटा, प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ जेड और कोस ऑफ थीटा। अब मैंने ये मान लिया कि लेट मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, कि भाई मोड जो है वो डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस को मैंने कुछ एक आर नंबर के फॉर्म में बोल दिया कि ये आर नंबर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है ओरिजिन से, ठीक है। तो जेड क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड दोनों से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके बाहर क्या आ जाएगा आर, और अंदर क्या रह जाएगा कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये उस जेड की पोलर फॉर्म है, इसको आप क्या कहते हो, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, एक मिनट, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। पोलर फॉर्म का मतलब यही होता है, ओरिजिन से जो आपकी डिस्टेंस और जो एक्स एक्सिस के साथ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो आपका आर्गुमेंट या जो निकल के आता है, आर्गुमेंट की बात, यहाँ अल्फा की बात नहीं हो रही है, आर्गुमेंट जो एंगल निकल के आता है वो एंगल की फॉर्म में, कोस और साइन की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी जाती है उसको आप पोलर फॉर्म कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो सकता है, पोलर फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, या फिर पोलर फॉर्म में गिवन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये दे दिया जाए कि ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस है और उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे ये वाला एंगल है, आप बताइए कि जो जेड जो है वो किस तरीके का दिखेगा, आप वैल्यूज को डालिए, आपको पोलर फॉर्म का पता है। मान लो आपको पोलर फॉर्म का ना पता हो और किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो मान लीजिए मैं ही एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको कि जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2 है, ठीक है, और मैंने कह दिया कि जो एंगल है, जो थीटा जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो मैंने कह दिया कि पाई बाई 6 है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि पॉइंट कैसे, पॉइंट क्या होगा। अब जो आर जो डिस्टेंस है वो मोड ऑफ जेड जो है वो आपको 2 दे दिया, मोड ऑफ जेड आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता चल गई है। अब थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो आपको पता है tan इनवर्स b बाई ए है, और ये आपको दे रखा है पाई बाई 6। अब अप्लाई करिए, पहले आप इस पे अप्लाई करोगे, tan उधर जाएगा, पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 की वैल्यू रखोगे, यहां से b की वैल्यू निकालोगे, फिर वो b यहां पे रखोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, फिर यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी, फिर a की वैल्यू इसमें रखोगे, तब फिर वो b की वैल्यू निकल के आएगी, फिर आप वो z को निकालते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं निकाल पाओगे, ये तो मैंने सिंपल एंगल दे दिया तो आप निकाल पाओगे, ठीक है, निकल जाएगा यहां से। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कुछ दे दिया होता, स्क्वायर रूट की फॉर्म में दे दिया होता, या कुछ इस तरीके से फॉर्म में दे दिया होता, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इसीलिए पोलर फॉर्म उस केस में, ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्प करती है, ठीक है।
तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और हमें क्लियर हो जाएगा कि पोलर फॉर्म किस तरीके से निकालते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास गिवन हो तो आप पोलर फॉर्म उसकी कैसे दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो जनरल फॉर्म में नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की उस फॉर्म में नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर जो हमारा a प्लस आयोटा b फॉर्मेट का होता है ये उस फॉर्म में नहीं है। इसमें ऊपर रियल नंबर है और नीचे डिवाइड कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सबसे शुरुआत हम क्या करेंगे इसकी कि ये जो z हमारा गिवन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो z हमारा क्या है -16 ओवर 1 प्लस आयोटा √3। अब -16 जो है इसको मैं प्लस आयोटा 0, भाई उसको भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मैंने बना लिया ताकि मैं इजीली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन है और आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को किस तरीके से आप जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या कहता है कि रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन। तो -16 मल्टीप्लाई 1 तो -16, ठीक है, प्लस जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 और डिवाइड करते हैं नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर करेंगे वो 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा। अब नीचे वाले के रियल पार्ट से हम शुरू करते हैं, रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन, वो क्या आएगा 0 और माइनस इस इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन, मतलब √3 का -16 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा -16 √3। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको डिवाइड किया जाता है किससे, यही a² प्लस b² 1 प्लस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा -16 ओवर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आयोटा 16 √3 ओवर 4। ठीक है, ये क्या आ जाएगा -4 और प्लस आयोटा 4 √3। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये आपका जेड फॉर्म में आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। गिवन ये था, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। सबसे पहला काम आपको यही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब आपके पास जेड एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, आर क्या आएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3 और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 और ये बनेगा 8। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8, आर आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा के ऊपर। थीटा मतलब आर्गुमेंट निकालना है। अब आपको ये बात अच्छे से पता है आर्गुमेंट हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, हमें पहले क्या निकालना है अल्फा। अल्फा क्या होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b बाई a। b यहाँ पे क्या है ये, अब यहाँ पे ये गलती मत करना, इसको ट्रीट करने की बजाय आप पहुंच जाओ स्टार्टिंग वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पे, वहां से तो आपको b दिखाई नहीं देगा, समझ गए, क्योंकि वो तो पहले ही किसी अदर फॉर्म में है, वो तो डिवीजन की फॉर्म में है। डिवीजन फॉर्म से जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है उस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके चलना है। अब आपको गिवन वाली फॉर्म को लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें b बाई ए स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके आते हैं हम, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है। यहाँ पे हमारा b क्या है 4 √3 और नीचे वाला जो a है वो क्या है -4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस लगा हुआ है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा tan इनवर्स √3 किसके ऊपर देता है tan पाई बाई 3, tan 60 180/3 60, tan 60 क्या होता है √3। ठीक है, वैल्यूज जब भी ये क्वेश्चन करते हो वैल्यूज को अच्छे से बार बार रिपीट करके याद करके आओ। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जो आपका जो वो टेबल होती है जो 10th क्लास तक आप पढ़ के आए हो, तो वो टेबल जरूर याद करके आओ। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज अगर नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, तो पहले अपनी वैल्यूज को जरूर याद करके आओ। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू दिस आ गया, तो अल्फा आपका क्या आ गया यहाँ से π/3। अब आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास π/3 आ गई, लेकिन हमें क्या है आर्गुमेंट निकालना। हमें तो क्या चाहिए आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जेड जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव की तरफ इधर, और वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। जो आपका जेड है वो यहाँ लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये है ये आपका अल्फा आ गया है, और ये आपका जो यहां से लेके और यहां तक का जो रहेगा ये आपका थीटा रहेगा। और आपको पता है यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा क्या हो जाता है π - अल्फा, यहां से क्या बन जाएगा ये π -
पाई बाई 3, यहां से क्या आ जाएगा ये 2 पाई बाई 3, तो आपका थीटा जो है वो क्या आ गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, मैं एक बार रब कर देती हूं इसको। तो आपकी जो ये पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू आर आपका क्या है 8 इंटू कोस ऑफ थीटा क्या है 2 पाई बाई 3, कोस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 पाई बाई 3। तो ये आपकी जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आपकी पोलर फॉर्म आ गई है। जब पोलर फॉर्म में जब आप इस कोस की वैल्यू रखोगे और इस साइन की वैल्यू रखोगे तो वापस से आपका यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकल बन के आएगा। ठीक है, ये जो कोस ऑफ 2 पाई बाई 3 है ये वैल्यू देगा -1/2 और ये जो वैल्यू है ये आपके देगा 1/2, सॉरी √3/2, ये वैल्यू आएगी √3/2। और जब दोनों वैल्यूज को यहाँ पे टेक करोगे और इसको खोलोगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से निकल के आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि पोलर फॉर्म है किसकी, इसी की तो पोलर फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना बदल जाएगा। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि एक दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना उसको, भाई इतनी तो बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही रहेगा। तो वैल्यूज जब आप डालोगे तो वापस से यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें निकालना क्या है कि मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है और आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस आयोटा कोस ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको वैल्यूज की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, साइन और कोस की फॉर्म में दिया हुआ है और एंगल भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, एंड हेंस एक्सप्रेस इट इन द पोलर फॉर्म, और उसको आपको पोलर फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है और पोलर फॉर्म में उसको लेके आना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे। क्या करते हैं बच्चे मिस्टेक, अब ये जो है उनको दिखाई पड़ता है कि ये तो कुछ उसी फॉर्म में आ रहा है, पोलर फॉर्म जिस तरीके की होती है ये उसी फॉर्म में आ गया है, तो हमारा काम तो हो गया। ठीक है, पर ये नहीं हुआ है, ये गलत है, ये पोलर फॉर्म पहली बात तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि पोलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, पोलर फॉर्म आपकी जो जेड है वो क्या होती है आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आयोटा साइन ऑफ थीटा, यहां पे साइन ऑफ थीटा आयोटा के साथ नहीं है, तो पहली बात तो ये पोलर फॉर्म है नहीं। दूसरी बात, ये दूसरी गलती क्या करते हैं कि जो ये एंगल है इसी को आर्गुमेंट मान लेते हैं कि एंगल दे रखा है तो आर्गुमेंट तो यही है, तो यहां से आर्गुमेंट जो है 120 की फॉर्म में निकाल देते हैं। नहीं, आर्गुमेंट, बार बार मैं एक बात बोल रही हूँ, आर्गुमेंट आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और उस क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल है वो क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे यही नहीं पता कि इसके क्वाड्रेंट कौन से हैं, मुझे तो बस ये एक गिवन फॉर्मेट में दे दिया कि साइन ऑफ 120 है माइनस आयोटा कोस ऑफ 120 है डिग्री है। ठीक है, मुझे पहली बात तो मुझे यही नहीं पता साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है, हमें नहीं पता कि कोस ऑफ 120 डिग्री क्या है और साइन ऑफ 120 डिग्री क्या है। इसकी बदौलत मुझे ये नहीं पता कि जेड का पॉजिटिव पार्ट, एक्स का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके आगे पॉजिटिव लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मैं इससे ये आइडिया बिल्कुल नहीं लगा सकती, लेकिन कुछ बच्चे ये गलती जरूर करेंगे कि इसको पॉजिटिव समझ के इसको नेगेटिव समझ के और कह देंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम काम करते हैं कि देखो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें इजीली सोल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मॉडुलस, और मोड ऑफ जेड जो है वो आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर। रियल क्या है, मुझे साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी साइन स्क्वायर 120 डिग्री। ठीक है, प्लस जो आपका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस में हो जाएगा, कोस स्क्वायर 120 डिग्री। ठीक है, और एक हमें आइडेंटिटी पहले से ही पता है कि हमें ये बात पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है, थीटा चाहे रियल में कितना ही बड़ा छोटा कुछ भी हो, हमें ये बात पता है। तो ये भी तो यही है, 120 डिग्री जो है वो थीटा है, थीटा चाहे कुछ भी हो, साइन स्क्वायर दिस कोस स्क्वायर दिस 1 होता है, और ये वैल्यू आ गई 1। तो आर जो है, जो मॉडुलस जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया 1, क्योंकि हमें ये पोलर फॉर्म के लिए भी चाहिए आर। तो हमारा जो आर है, जो मॉडुलस है, जो इसमें पूछा है वो हमारा आ गया 1। मैंने क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर के मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है,
विदाउट वैल्यू के भी मेरा मॉडुलस तो निकल के आ गया, मेरा काम बन गया, मॉडुलस तो निकल गया। अब बात आती है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट के लिए अब मैं जो आर्गुमेंट के लिए मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो मेरे को ये चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब मेरे पास दो पैटर्न है, दो पैटर्न कौन से हैं, या तो मैं साइन ऑफ 120 की वैल्यू या और कोस ऑफ 120 की वैल्यू कहीं से निकाल के लेके आऊं, वो वैल्यू यहाँ पे रखूं और फिर मैं देखूं कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वाई की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर मैं आइडिया लगाऊं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। बट मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जब पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे उन वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्यों उस पैटर्न पे जाऊंगी कि वैल्यूज निकालूंगी, या फिर मैं क्या करूं कि इस एंगल को कुछ इस तरीके में तोड़ लूं जहां पे मुझे उस एंगल का आइडिया भी होगी, उस एंगल के ऊपर वैल्यू ये किस तरीके की लेगा, और उस एंगल से मुझे ये भी पता चल जाए कि जेड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस जेड को जो है वो तोड़ लेंगे। तो जेड को मैं जो है साइन ऑफ 120 को मैं ये लिख सकती हूँ 180 माइनस 60, और माइनस आयोटा कोस ऑफ 120 को यहाँ पे मैंने लिख दिया 180 माइनस 60। भाई 120 एंगल को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये है पाई माइनस सम एंगल थीटा, ये भी पाई माइनस सम एंगल थीटा। पाई माइनस में जाएंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस सम एंगल, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, जेड नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो साइन है, साइन और कोस की जो वैल्यू है वो हमारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस 60। 180 में से कुछ एंगल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो एंगल है वो कुछ इस तरीके का यहां तक आएगा। ठीक है, तो एंगल हमारा ये है, तो काम हमारा एंगल कहां जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई। अब ये जो है साइन ऑफ पाई माइनस 60, ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। लेकिन कोस जो है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस ऑफ पाई माइनस 60 ये क्या आएगा, माइनस कोस 60, और बाहर एक माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा कोस ऑफ 60। बात क्लियर हुई। एंगल मुझे ये पता चल गया कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, मुझे ये बात पता है, मैंने उसको अप्लाई कर दिया। कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो कोस ऑफ 1 पाई माइनस थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा कोस ऑफ 60। ठीक है, अब मेरे को ये बात पता है कि साइन ऑफ 60 और कोस ऑफ 60 दोनों ही, साइन ऑफ 60 और कोस ऑफ 60 दोनों ही ग्रेटर देन 0 होते हैं और लेस देन 1 होते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं ये साइन 60 और कोस 60। मेरे को ये बात पता है क्योंकि इनके ग्राफ से ही मुझे ये बात पता है कि जो साइन का जो ग्राफ है वो मेरा क्या होता है, इस तरीके से चलता है, और जो कोस का ग्राफ होता है वो मेरा इस तरीके से जाता है। तो ये 0 और ये आपका होता है पाई, और ये आपका होता है पाई बाई 2। ठीक है, और दोनों साइन 60 और जो कोस 60 है, 60 आपका यहां कहीं मिलेगा, ये 90 है, 60 आपका यहां रहेगा, तो 60 के ऊपर साइन की वैल्यू भी ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा और कोस की वैल्यू भी ऊपर की तरफ दिखाई देगी, मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे। मुझे ग्राफ से ये बात पता है, तो दोनों पॉजिटिव है, मुझे वैल्यू डाल के कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है तो जेड किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो जेड हमारा यहां लाई कर रहा है। ठीक है, शुरुआत में आपको जो जेड दिखाई दे रहा था, जो आप गड़बड़ करते, ये आपको कहां दिखाई दे रहा था कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये आपको दिखाई दे रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब आपने यहां किया, यहां आप एंगल को बता रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये एंगल, एंगल को कंसीडर ना करके अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप यहीं से जेड को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आए, लेकिन एक्चुअल में जो जेड है वो कहां निकल के आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल के आया है। ठीक है, जेड मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल के आ गया। अब मैं निकालूंगी थीटा, तो यहां पर मेरा जो थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो कि क्या होगा, tan इनवर्स बी मेरा क्या है, कोस ऑफ 60, और ए मेरा क्या है, साइन ऑफ 60। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कोट ऑफ 60। ठीक है, अब मेरे को एक बात पता है कि कोट ऑफ 60, कोट ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू होता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये मुझे फॉर्मूला पता है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा कोट ऑफ थीटा के इक्वल होता है।
ठीक है। तो मैं इसको, क्योंकि मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए और मुझे एंगल एंगल मिल जाए, क्योंकि मुझे पोलर फॉर्म के लिए एंगल एंगल चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 60 यहां रखोगे, tan 90 माइनस 60, तो ये tan क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 किसके इक्वल होगा, कोट ऑफ 60 के, और ये क्या आ जाएगा tan ऑफ 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 30, यहां से मेरा एंगल क्या आएगा 30। 30 क्या होता है पाई बाई 6, 30 क्या होता है पाई बाई 6। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट उसका क्या निकल के आया पाई बाई 6, क्योंकि ये तो आता है आपका अल्फा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा और थीटा दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो ये अल्फा निकल के आया है वही आपका आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि अल्फा और थीटा अभी कुछ से पहले ही आपने किया है ये कि अल्फा और थीटा दोनों ही इक्वल होते हैं, तो पाई बाई 6 आ गया। यहां से आपका जो पोलर फॉर्म है जेड का वो क्या हो जाएगा आर क्या है आपका 1, तो ये 1 और कोस ऑफ थीटा क्या है पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 और प्लस अल्टा साइन पाई बाई 6। तो ये आपकी पोलर फॉर्म निकल के आएगी किसकी, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके। ठीक है, देखो 120 डिग्री की फॉर्म में गिवन था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रखा था, दिखने में शायद वो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि वो पोलर फॉर्म में ही है, लेकिन देखो पोलर फॉर्म क्या निकल के आई, बिल्कुल डिफरेंट उससे। ठीक है, आप चाहो तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये साइन 60 कोस 60 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पुट नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं चाहिए, कहीं भी मुझे वैल्यूज चाहिए ही नहीं, जो मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने नहीं की। बस मेरे को आइडिया लग गया कि ये जो दोनों वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे क्वाड्रेंट का पता करना था। अगर आपको इस तरीके से आइडिया ना लगे तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, वहां से उन वैल्यूज से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। और अगर डायरेक्टली अगर आपको इस तरीके से आपको डायरेक्टली दिख जाए कि अरे यार ये तो ये है और पॉजिटिव वैल्यूज है, डायरेक्टली अगर दिख जाए तो डायरेक्टली आप कर लीजिए उसको, अगर आप उस पैटर्न में जाते हैं तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, थोड़ा सा कुछ सेकंड का जो पोर्शन है वो और ऐड करना पड़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको चाहिए और जो शॉर्टली उसको लेके चल सकते हो तो वो कोशिश करो कि वो लेके चलने की, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूज होते हो और वैल्यूज डालने की जरूरत पड़ती है तो वैल्यूज को डाल लीजिए फिर। ठीक है, गलत करने से बेहतर ये है कि वैल्यूज को डाल के फिर आप अच्छे से करिए, उसको सही कीजिए पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को और अच्छे से कीजिए और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन, मजेदार कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिस तरह आज किया है। मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, और इस जो टीचिंग है, जो आपकी स्टडी है, उसको आप एंजॉय कीजिए। 11th क्लास को लाइटली मत लीजिए, ये सबसे पहली बात है कि लाइटली मत लीजिए, क्योंकि 11th क्लास बहुत 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 बेस है आपका, वो बेस अगर कमजोर हो गया तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। तो हर चीज आपको डिफिकल्ट लगनी शुरू हो जाएगी, तो 11th क्लास को लाइटली मत लीजिए, इससे इसके हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ के देखिए। बल्कि इनके जो कंसेप्ट होते हैं ना वो 12th क्लास के मुकाबले में ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें समझने की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।